कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम वापस चर्चा करेंगे रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वेन आरेख। भर्ती परीक्षाओं के लिए कक्षा प्लस आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण विषयों की कक्षाएं संचालित कर रहा है। आप सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए और वीडियो के साथ बने रहिए। इस महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है वेन आरेख। वेन आरेख, वेन डायग्राम। इसके भर्ती परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक भर्ती परीक्षा में इसका प्रश्न रहता है। यहाँ हम पहले प्रश्न की चर्चा करें कि उपयुक्त वेन आरेख बताइए। भारत, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। भारत जो कि एक देश है, देश के 2 राज्य हैं, तो देश के 2 राज्य उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। ये अगर हम देखा जाए तो इन तीनों चारों ऑप्शन में से केवल और केवल इस ऑप्शन अ के द्वारा डिनोट किए जा सकते हैं। ये हमारा भारत देश हो जाएगा और ये 2 इसके राज्य हो जाएंगे। अगले प्रश्न की चर्चा करें कि एक वेन आरेख किसी विद्यालय के 40 छात्रों में से उन छात्रों को दर्शाता है जो क्रमशः फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी पसंद करते हैं। अब यदि बास्केटबॉल ये पसंद करने वाले, फुटबॉल ये पसंद करने वाले, हॉकी ये पसंद करने वाले, यदि हम प्रश्न की बात करें, प्रश्न है उन छात्रों की संख्या क्या होगी जो हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी पसंद करते हैं। यदि हम हॉकी और फुटबॉल की बात करें तो हॉकी और फुटबॉल को कवर करने वाले ये दोनों डायग्राम हैं। इन दोनों डायग्राम में 6 और 2, 6 + 2 = 8, तो हमारे लिए ऑप्शन हो जाएगा ब। ये 8 ऑप्शन है तो हमारे लिए ऑप्शन हो जाएगा ब। आगे प्रश्न की चर्चा करें। बतख, मोर और पक्षी। बतख एक और मोर और पक्षी। बतख और मोर दोनों ही पक्षियों की श्रेणी में आते हैं। यदि हम बात करें इसकी तो ये पक्षी की श्रेणी हो गई और इसके अंदर उपस्थित बतख और मोर 2 पक्षी हो गए। तो ये डायग्राम हमें इन शब्दों के आधार पर व्यवस्थित करके देखने हैं। आगे यदि हम बात करें आर्ट, कुंफू और कराटे। कराटे एक प्रकार की तकनीक है और कुंफू एक जापानी टेक्निक है जो कि सिखाई जाती है लड़ने के लिए, अपने आप की सुरक्षा के लिए। और ये दोनों एक प्रकार की आर्ट है। आर्ट का मतलब एक कला है, सीखने की एक कला है। तो इसके लिए उपयुक्त डायग्राम हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ब। आगे प्रश्न की चर्चा, नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। चित्र ए श्रेष्ठ वक्ताओं को प्रदर्शित करता है। चित्र ए ये सारे के सारे श्रेष्ठ वक्ता हैं। बी स्नातकोत्तर, बी जो है ग्रेजुएट लोग जो है, स्नातकोत्तर। सी जो है डॉक्टर को प्रदर्शित करता है। अर्थात 3 जो आरेख दिए हुए हैं तीनों ही अलग अलग व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी पोस्ट को प्रेजेंट करते हैं। किस संख्या में ऐसे श्रेष्ठ वक्ता है। सबसे पहले तो वक्ता को गोला कर लीजिए, उसके बाद जो न तो स्नातकोत्तर है, स्नातकोत्तर वाले कट जाएंगे, और जो ना ही डॉक्टर है और डॉक्टर वाले भी कट जाएंगे। मतलब इसके लिए सही आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि जो न तो स्नातकोत्तर है न ही डॉक्टर है और केवल श्रेष्ठ वक्ता है, तो उसके लिए ऑप्शन हो जाएगा स। यानी कि एक ही व्यक्ति ऐसा है जो श्रेष्ठ वक्ता तो है लेकिन स्नातकोत्तर और डॉक्टर नहीं है। आगे यदि हम प्रश्न की चर्चा करें, निम्नलिखित चारों आरेखों में से एक को चुने जो सर्वोत्तम ढंग से तीनों वर्गों के संबंधों को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले आता है मिनट, दिन और महीने। यदि हम इकाइयों की बात करें, मिनट एक सबसे छोटी इकाई होती है। मिनट से मिलके एक दिन बनता है और दिनों से मिलके महीने बनते हैं। यानी कि दिन जो होते हैं उनसे महीने बनते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। तो सबसे बड़ी इकाई महीना हो जाएगा, फिर दूसरी इकाई हो जाएगी दिन और तीसरी इकाई हो जाएगी मिनट। तो आरेख की यदि हम बात करें तो ए, ऑप्शन नंबर ए वाला जो आरेख है वो इसके लिए सबसे उपयुक्त है। यदि हम बात करें महिलाएं, चिकित्सक और वैज्ञानिक। महिलाएं, चिकित्सक और वैज्ञानिक 3 हमारे पास डायग्राम दिए हुए हैं, 4 डायग्राम दिए हुए हैं। महिलाएं जो होती है
वो महिलाएं चिकित्सक भी हो सकती है, और वही महिलाओं में से भी कोई वैज्ञानिक हो सकती है। वैज्ञानिक और चिकित्सक दोनों ही हो सकती है। तो यहां जो उपयुक्त डायग्राम है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास स। अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। यदि ये प्रश्न नहीं, वापस एक बार और देख लेते हैं इसी प्रश्न को। कई बार कोई प्रश्न हमारे दिमाग में सही बैठ नहीं पाता है, वापस इस प्रश्न की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हमें दिया हुआ है कि महिलाएं चिकित्सक और वैज्ञानिक, यहां कुछ महिलाएं हैं, उन महिलाओं में से कुछ महिलाएं चिकित्सक हो सकती है, ये महिलाएं हैं और ये चिकित्सक, और उन्हीं महिलाओं में से जो चिकित्सक है वो वैज्ञानिक भी हो सकती है, यानी कि वो वैज्ञानिक भी बन सकती है। तो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त आरेख है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास स। आगे हम नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। शब्दों के वर्ग का घोतक है, उनके नीचे 4 शब्द दिए हुए हैं, चारों शब्दों का घोतक क्या है? गाय, बकरी और हिरण, तीनों पशु हैं, लेकिन अंडज, उद्भिज, मांसाहारी, शाकाहारी, 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। अंडे ये तीनों नहीं देते, बच्चे को जन्म देते हैं, मांसाहारी है नहीं, उद्भिज भी नहीं है, उसके अलावा ये तीनों के तीनों जो है वो शाकाहारी है। तो इसके लिए सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास अ। आगे प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिए, पशु, पौधे और खरगोश, उचित डायग्राम हमें बनाना है। देखो, पौधे जो होते हैं सबसे अलग श्रेणी में आते हैं और पशु बिल्कुल अलग श्रेणी में आते हैं। पशु जो होते हैं पेड़ पौधों पे और जानवरों पे, दोनों पे ही निर्भर रहते हैं। जो शाकाहारी होते हैं वो पेड़ पौधों पे, और जो मांसाहारी होते हैं वो पशुओं पे निर्भर करते हैं। उसके अलावा खरगोश, खरगोश की जो श्रेणी है वो एक पशु की श्रेणी होती है। खरगोश की एक पशु की श्रेणी होती है। तो यहाँ उपयुक्त आरेख ये नहीं होगा हमारे पास, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और द इसका आंसर हो जाएगा। इसके लिए उचित जो वेन आरेख है वो द हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। एथलीट्स, नर्तक, डांसर्स और महिला। तो यदि हम बात करें, जो महिला है, महिला एथलीट भी हो सकती है और महिला डांसर भी हो सकती है, नर्तक, और जो डांसर्स है वो एथलीट भी हो सकती है। तो तीनों के लिए उचित डायग्राम जो है वो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट प्रश्न की हम चर्चा करें। माँ, चाची और औरतें। माँ, चाची और औरतें। यदि कोई महिला माँ है, यदि कोई महिला किसी बच्चे की माँ है, या हमारी माँ हो या किसी बच्चे की माँ हो, तो वो हमारे चाची भी लग सकती है। यदि हमारी माँ होगी तो हमारी माँ भी हो सकती है, और किसी दूसरे बच्चे की माँ हो तो वो हमारे चाची भी लग सकती है। और ये दोनों ही जो होते हैं ये एक औरत की श्रेणी में आते हैं, अर्थात औरत जो होती है वही माँ या फिर चाची बनती है। तो हम उपयुक्त वेन आरेख जो देखते हैं वो इसके लिए हो जाएगा हमारे पास स। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित चित्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न के उत्तर दें। आयत गणितज्ञ को, यहां जो आयत वाला डायग्राम है वो गणितज्ञ को दर्शाता है। त्रिभुज वैज्ञानिकों को दर्शाता है। त्रिभुज जो है वो वैज्ञानिक को दर्शाता है, वैज्ञानिकों को दर्शाता है। आगे बात करते हैं, वर्ग इंजीनियर को दर्शाता है। वर्ग जो है वो इंजीनियर को दर्शाता है। यदि हम बात करें वर्ग, यहाँ आयत जो है वो ये है गणितज्ञ। वर्ग जो है वर्ग इंजीनियर को दर्शाता है, और त्रिभुज वैज्ञानिकों को दर्शाता है।
त्रिभुज हमारे पास वैज्ञानिक को दर्शा दिया, वर्ग। अब आगे प्रश्न इधर है वैज्ञानिक जो भूवैज्ञानिक है, तो यहाँ जो प्रश्न है इसके अंदर जो वृत्त है वो भूवैज्ञानिकों को दर्शाएगा। वर्ग जो है हमारा, वृत्त जो है वो भूवैज्ञानिकों को दर्शाएगा। वापस प्रश्न पे पढ़ लेते हैं। आयत गणितज्ञों को दर्शाता है, उसके अलावा त्रिभुज वैज्ञानिकों को दर्शाता है, इसके अलावा वर्ग जो है वो इंजीनियरों को दर्शाता है। ये चारों को दर्शा दिया हमने, लेकिन प्रश्न जो दिया हुआ है वैज्ञानिक जो भूवैज्ञानिक है परंतु इंजीनियर और गणितज्ञ नहीं है। वैज्ञानिक केवल और केवल कहां से आएंगे? त्रिभुज से। अब वैज्ञानिक के बाद में इसके द्वारा एक बात और कही गई है कि जो भूवैज्ञानिक तो हो, यानी कि वृत्त किसको डिनोट कर रहा है? भूवैज्ञानिक को, परंतु इंजीनियर और गणितज्ञ नहीं हो, तो इंजीनियर वाले भी कट जाएंगे और गणितज्ञ वाले भी कट जाएंगे। तो केवल और केवल हमारे पास जो ऑप्शन बच जाएगा वो बच जाएगा नो। अर्थात ये कह रहा है प्रश्न में कि वैज्ञानिक जो भूवैज्ञानिक हो, भूवैज्ञानिक तो हो, वृत्त हमारा भूवैज्ञानिक को दर्शा रहा है, परंतु इंजीनियर और गणितज्ञ नहीं हो। वैज्ञानिक के साथ साथ भूवैज्ञानिक होना चाहिए, लेकिन इंजीनियर और गणितज्ञ नहीं होना चाहिए। तो इंजीनियर और गणितज्ञ के अलावा हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो केवल क्या बचा? नो। यानी कि 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो वैज्ञानिक के साथ साथ भूवैज्ञानिक भी है। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न वेन आरेख पर विचार कीजिए। यदि हम वेन आरेख पर विचार करें तो एक वेन आरेख हमारे पास बनाया हुआ है जिसके अंदर विभिन्न विषय को पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। अर्थात पहले जो है वो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, दूसरे मैथमेटिक्स के हैं, तीसरे साइंस के हैं और चौथे जो हैं वो हिंदी के हैं। अब यदि हम बात करें विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने कोई 3 विषय चुने हैं, तो 3 विषय चुनने वाले, तो जहां 3 डायग्राम आके मिलते हो उसका इंटरसेक्ट पॉइंट हमें देखना है। जहां 3 डायग्राम आके मिले हो उसका इंटरसेक्ट पॉइंट हमें देखना है। तो 3 डायग्राम के इंटरसेक्ट पॉइंट में हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है संख्या 8 का, दूसरा जो पॉइंट आ रहा है उसके बाद संख्या 2, और उसके बाद तीसरा पॉइंट आ रहा है आगे वाली संख्या 2, और उसके बाद में जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है वापस संख्या 2 का। यदि हम तीनों को चारों का योग करें, 8 और 2 10, 2 12 और 2 14, तो 14 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 3 विषय चुने हैं। प्रश्न दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने कोई 3 विषय चुने हैं, तो 3 विषय चुनने वाले जो विद्यार्थी है उनकी संख्या हो जाएगी हमारे पास 14। आगे बात करते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने गणित लिया है। यहां प्रश्न में दिया हुआ है कि जिन्होंने गणित लिया है। अब प्रश्न में यह नहीं दिया हुआ है कि गणित के साथ अन्य सब्जेक्ट लिया है अथवा नहीं लिया है, तो उसमें वो विद्यार्थी भी सम्मिलित होंगे जिन्होंने गणित के साथ दूसरा सब्जेक्ट लिया है, जिन्होंने केवल गणित लिया है और गणित के साथ बाकी तीनों चारों सब्जेक्ट भी लिए हैं, वो सारे के सारे विद्यार्थी इसमें इंक्लूड होंगे। तो गणित जो विद्यार्थी लेने वाले हैं वो सारे के सारे इस डायग्राम के अंतर्गत आएंगे। तो इस डायग्राम के अंतर्गत जो विद्यार्थी हैं वो हमारे पास है पहला 12, उसके बाद 14, उसके बाद फिर ये 2 विद्यार्थी यहाँ पे, उसके अलावा बीच में जो है 24 विद्यार्थी, वो इसमें वो सारे विद्यार्थी सम्मिलित होंगे जो गणित के साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट भी ले रखे हैं। केवल हमें तो ये ध्यान देना है कि गणित कौन कौन ले रखा है। अब वो दूसरा सब्जेक्ट ले रखा है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। 24 के बाद फिर से 8 और 8 के बाद 20 और 20 के बाद वापस पुनः 2। वापस एक बार देख लेते हैं, 12 फिर 14 फिर 2 फिर 24 फिर 8 फिर 20 और फिर 2। यदि हम इन सभी का योग करें बीस और 20 40, 40 के बाद फिर से 24, 24 के बाद 2 4 और 18,
82। हमारे पास जो ऑप्शन है वो आ जाएगा हमारे पास 82, यानी कि 82 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने गणित विषय लिया है, अर्थात गणित विषय के जो है सब्जेक्ट लिए हैं उन्होंने। आगे प्रश्न दे रखा है कौन सा विषय अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा लिया गया है। तो कौन सा विषय अधिकांश विद्यार्थियों के द्वारा लिया गया है। यदि हम बात करें विषयों की तो जो गणित विषय है वो लगभग हमारे पास 82 विद्यार्थियों ने लिया है। अगर हम हिंदी विषय की बात करें तो हिंदी विषय के विद्यार्थी यहाँ पे उपस्थित है, और विज्ञान विषय की बात करें तो विज्ञान विषय के विद्यार्थी यहाँ पे उपस्थित हैं। जो सर्वाधिक संख्या का जो ग्राफ दिख रहा है, सर्वाधिक संख्या का जो ग्राफ दिख रहा है वो हिंदी विषय के अंदर है, और अंग्रेजी विषय में हिंदी से भी कम है, और विज्ञान में भी हिंदी से कम है। तो सर्वाधिक जो विषय है वो हिंदी विषय चुना गया है विद्यार्थियों के द्वारा। आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, और निम्नांकित आरेख में त्रिभुज डॉक्टर का, त्रिभुज जो है वो डॉक्टर को डिनोट करता है। उसके बाद वृत्त खिलाड़ी का, वृत्त जो होता है वो खिलाड़ी का डिनोटेशन बता रहा है, डिनोट कर रहा है मतलब उसको प्रदर्शित कर रहा है। और वर्ग जो है वो कलाकार का, यानी कि वर्ग आर्टिस्ट है, और सर्किल जो हमारा प्लेयर्स है, और डॉक्टर है। तो कितने डॉक्टर न तो कलाकार है न ही खिलाड़ी है। तो कलाकार भी इसमें से कट हो गए और खिलाड़ी भी इसमें से कट हो गए। केवल त्रिभुज के लिए ऑप्शन बच जाएगा हमारे पास 17, क्योंकि अंक 17 ही ऐसा है जो केवल और केवल डॉक्टर को ही प्रदर्शित कर रहा है, बाकी ना तो कलाकार को प्रदर्शित कर रहा है ना ही खिलाड़ी को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा स। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। निम्नांकित आरेख में से त्रिभुज अस्पताल की नर्स का, त्रिभुज जो होता है वो अस्पताल की नर्स का इंडिकेशन कर रहा है। वृत्त विवाहित का, वृत्त जो है वो विवाहित का। आगे वर्ग जो है प्रशिक्षित नर्स का, ट्रेन नर्स, अर्थात 3 हमारे पास डायग्राम दिए हुए हैं। तीनों डायग्राम में से तो संख्या 7 द्वारा, सबसे पहले हम देखा जाए तो संख्या 7 यहां पे उपस्थित है, और संख्या 7 जो है उसके अंदर विवाहित भी आएगा और अस्पताल की नर्स आएगी। अस्पताल की नर्स और विवाहित दोनों आएंगे, प्रशिक्षित नर्स इसमें नहीं आएगी। तो अस्पताल में विवाहित नर्स, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अस्पताल की विवाहित नर्स इसका आंसर हो जाएगा। अगले यदि प्रश्न की बात करें, निम्नांकित आरेख को ध्यानपूर्वक देखते हुए बताइए कौन से विद्यार्थी सभी खेल खेलते हैं। ये कबड्डी खेल रहे हैं साहब, ये फुटबॉल, और ये कबड्डी, और ये क्रिकेट। तो यहां प्रश्न दिया हुआ है कि कौन से विद्यार्थी सभी खेल खेलते हैं। तो सभी का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, यदि हम बात करें सभी के इंटरसेक्ट पॉइंट की, तो वो केवल और केवल एस बिंदु के द्वारा डिनोट हो रहा है। तो हम बात करें एस बिंदु, केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो एस जो है वो सभी खेल को खेलने वाले व्यक्ति हैं। आगे यदि हम बात करें निम्नांकित आरेख में से त्रिभुज चाय पीने वाले को, त्रिभुज जो है वो चाय पीने वाले हैं। वृत्त जो है वो कॉफी पीने वाले, वृत्त हमारे पास कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है। आयत वाइन पीने वाले लोगों को प्रदर्शित करता है। आयत जो है वो वाइन पीने वाले लोगों को प्रदर्शित करता है। यहां यदि हम बात करें, इस प्रश्न में दिया हुआ है तो कितने लोग चाय और कॉफी पीते हैं परंतु वाइन नहीं पीते हैं। वाइन पीने वाले सारे व्यक्ति इसमें से कट माने जाएंगे, तो वाइन वालों को हमें इंक्लूड नहीं करना है। अब बात आती है चाय और कॉफी दोनों ही पीते हैं, तो चाय जो है वो त्रिभुज वाले पीते हैं और कॉफी जो है वो वृत्त वाले पीते हैं। तो यहां पे केवल और केवल संख्या 7 जो है, क्योंकि संख्या 20 जो है वो केवल कॉफी वालों के लिए है, संख्या इधर 25 भी केवल कॉफी वालों के लिए, और संख्या 7 जो है
वो चाय और कॉफी यानी कि त्रिभुज और वृत्त दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो दोनों को जो इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारे पास हो जाएगी संख्या नंबर 7। आगे हम प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 400 लड़कों के एक समूह में है। हर लड़का हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में से एक एक खेल खेलता है। 185 क्रिकेट खेलते हैं, 165 हॉकी खेलते हैं, 160 फुटबॉल खेलते हैं और 40 लड़के केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। 20 लड़के केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं और 10 लड़के हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। कितने लड़के ऐसे हैं जो सभी तीनों खेल खेलते हैं? यहाँ यदि हम प्रश्न की बात करें, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये क्रिकेट को डिनोट करता है। उसके बाद इस डायग्राम के द्वारा हम क्रिकेट और दूसरा है हमारे पास हॉकी, और तीसरा जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा इसके साथ फुटबॉल। अब प्रश्न में हमारे पास पूछा है कितने लड़के सभी तीनों खेल खेलते हैं। तो तीनों खेल खेलने वाले को हम मान लेते हैं यहाँ पे ए। तीनों खेल खेलने वालों को हम मान लेते हैं यहाँ पे ए। पहला प्रश्न दिया है 185 लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट के साथ वो कोई दूसरा गेम भी खेल सकते हैं क्योंकि कुल संख्या तो हमारे पास कितनी है, 400 ही है। दूसरा दे रखा है 165 हॉकी और 160 फुटबॉल। यहाँ एक बात ये भी है कि 40 लड़के केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, तो 40 लड़कों की संख्या यहाँ पे दी जाएगी। 40 लड़के केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। उसके अलावा 20 लड़के हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ 20 लड़के जो हैं वो हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। आगे देख बात दी जा रही है 10 लड़के केवल हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले कुल लड़कों की संख्या है हमारे पास 10। अब बात हमारे पास ये है कि कितने लड़के ऐसे हैं जो तीनों ही गेम खेलते हैं। यदि हम बात करें इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न को हम मान लेते हैं, इनको मान लेते हैं हम x, y और z। तो यहाँ हम बात करें x प्लस वाई प्लस z और इन तीनों फॉर्मेट को मिला के 70 जने ये हैं और इसके अलावा एक हमारे पास है a। ये सभी मिला के हमारे पास कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 400 व्यक्ति हो जाएंगे। हम इन सभी को एक फॉर्म ए के रूप में निकाल सकते हैं। अर्थात हमारे पास क्रिकेट खेलने वालों की संख्या सबसे पहले है 185। यदि हम बात करें 185 तो क्रिकेट खेलने वालों में ये सभी लोग सम्मिलित हो जाएंगे। ये सभी लोग सम्मिलित हो जाएंगे तो हमारे पास 185 का मान 40 प्लस 20 प्लस a और x के बराबर हो जाएगा। यहाँ हम यदि इसको सॉल्व करें 40 और 20 60, 185 में से 60 माइनस कर देंगे तो हमारा जो मान है वो a प्लस एक्स के रूप में आ जाएगा। 185 में से 60 गए तो 125 और हम a के रूप में सभी मान लेके आ जाते हैं ताकि हम a की वैल्यू निकाल लें क्योंकि a हमारे पास तीनों के लिए कॉमन है। तो इस प्रश्न के अंदर x की जगह वैल्यू लिख देंगे, इसको इधर ट्रांसफर करके 185 माइनस a, यानी कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 125 माइनस a आ जाएगी। दूसरी यदि हम बात करें 165 हॉकी खेलने वाले व्यक्ति हैं, 165 जो व्यक्ति है वो हॉकी खेलने वाले हैं। तो यदि हम बात करें 165 व्यक्ति हॉकी खेलने वाले हैं, हॉकी खेलने वालों में से y और a प्लस 20 और 10 30 व्यक्ति दोनों सम्मिलित हो जाएंगे। 30 को हम वापस इधर ट्रांसफर करेंगे और बराबर y प्लस a। यहाँ हम इसको घटाते हैं तो हमारे पास बच जाता है 135 और a को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 135 माइनस a बराबर y। अगली बात करते हैं हम 160 फुटबॉल मैच खेलते हैं। तो 160 जो व्यक्ति हैं उनको हम फुटबॉल खेलने वाली श्रेणी में रखेंगे। तो हमारे पास z प्लस a और प्लस फुटबॉल खेलने वाले जो और व्यक्ति हैं वो 50 व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। अर्थात ये
पूरा सर्किल इसको डिनोट करेगा। तो इसके सारे मान हम उस संख्या के बराबर रख देंगे जो हमारे को दी हुई है। इसी प्रकार से इसको ट्रांसफर करेंगे तो 160 माइनस 50 बराबर जेड प्लस ए, अर्थात 110 जो व्यक्ति हैं वो डिनोट करेंगे जेड को। 110 जो व्यक्ति हैं वो डिनोट करेंगे हमारे पास जेड को। नेक्स्ट इसकी चर्चा करते हैं हम। हमारे पास 3 वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तीनों वैल्यू को हम इस समीकरण के द्वारा निकाल सकते हैं, अर्थात 125 माइनस ए प्लस एक्स की वैल्यू 125 माइनस ए, वाई की वैल्यू 135 माइनस ए और जेड की वैल्यू 110 माइनस ए, और प्लस हमारे पास जो चल रहा था मान वो है 70। एक हमारे पास वैल्यू चल रही थी ए और बराबर में हमारे को दिया हुआ है 400। यदि हम बात करें 1 प्लस ए से 1 माइनस का ए कट गया, आगे वाला पीछे वाला कोई सा भी माइनस का ए हम काट सकते हैं। बाकी सभी संख्याओं का हम योग कर लेते हैं। ए और ए मिला के माइनस का 2a हो जाएगा। और यदि हम इन सभी संख्याओं का योग करें 125, 135 और 110, तो यदि हम बात करें 0 और ये 440, अर्थात इन सभी का योग जो है हमारे पास 440 आ जाएगा। यदि हम इसको उधर ट्रांसफर करें और 400 के इधर ट्रांसफर करें तो हमारे पास संख्या बन जाएगी 440 माइनस 400 बराबर 2a, अर्थात 40 बराबर 2a। तो a की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 20, अर्थात a जो है, जो सभी व्यक्ति जो है खेल खेलते हैं वो 20 व्यक्ति होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित आरेख में छोटा वर्ग अंग्रेजी को, छोटा वर्ग जो है वो अंग्रेजी को डिनोट करता है और उसके बाद त्रिभुज मराठी को, त्रिभुज हमारे पास मराठी को डिनोट करता है, और बड़ा वर्ग तेलुगु को, ये तेलुगु बोलने वाले, और वृत्त हिंदी को डिनोट करता है। आगे प्रश्न दिया हुआ है कि ऐसे जानने वाले कितने लोग अंग्रेजी, हिंदी, इंग्लिश वाले आ जाएंगे। हिंदी जो है हमारे पास इस वृत्त के द्वारा डिनोट किए गए थे। उसके अलावा तेलुगु बड़े वृत्त के द्वारा डिनोट किए गए थे। तो इन तीनों में जो कॉमन है, इन तीनों में कॉमन अंक है केवल और केवल 2। तो यहां ऑप्शन ब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं। दी गई रेखाकृतियों में कौन सी आकृति शेर, कुत्ता और सांप को डिनोट करती है? शेर एक अलग जंगली जानवर होता है, कुत्ता एक पालतू जंगली, हालांकि कुत्ता जो होता है पालतू जानवर भी होता है, जंगल में नहीं रहता, दोनों अलग अलग है। और सांप जो होता है इन तीनों से अलग रहता है। तो ये तीनों अलग अलग डिनोट करेंगे अपने आप को। तो ऑप्शन ए जो है इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित आरेख में से आयत पुरुषों को, आयत जो है वो पुरुषों को डिनोट करता है। त्रिभुज साक्षर को डिनोट करता है। और उसके बाद वृत्त शहरी का, वृत्त जो है वो शहरी का डिनोट करता है, शहरी है। और वर्ग सरकारी कर्मचारी का प्रतिनिधित्व करता है, वर्ग जो है वो सरकारी कर्मचारी का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन? शहरी महिला। यहाँ शहरी का मतलब सारे व्यक्ति आगे जो शहर में रहते हैं, जो कि सरकारी कर्मचारी को प्रदर्शित करते हैं। शहरी भी होने चाहिए प्लस सरकारी कर्मचारी भी होने चाहिए। शहरी व्यक्ति जो कि सरकारी कर्मचारी को प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास सरकारी कर्मचारी को प्रदर्शित करने वाला था वर्ग, यहाँ सरकारी कर्मचारी लिखा जाएगा। यह हमारे पास सरकारी कर्मचारी है। तो शहरी और सरकारी कर्मचारियों का मिक्स, तो हमारे पास ऑप्शन संख्या आ जाएगी 10। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसके लिए 10। आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं। आगे यदि प्रश्न की चर्चा करें हम, निम्नलिखित
आरेख में वृत्त शिक्षित का, त्रिभुज बेरोजगार का और वर्ग ग्रामीण का प्रतिनिधित्व करता है। कुल शिक्षित बेरोजगार, देखो शिक्षित जो है वो वृत्त के द्वारा डिनोट हो रहे हैं, ये सारे के सारे शिक्षित हैं। उसके अलावा शिक्षित बेरोजगार जो शहरी हैं, बेरोजगार जो है वो त्रिभुज के द्वारा डिनोट हो रहे हैं। तो निम्नांकित आरेख में वृत्त शिक्षित का, त्रिभुज बेरोजगार का, वर्ग ग्रामीण का, हमारे पास आंसर देना है कुल शिक्षित बेरोजगार जो कि शहरी हो, बेरोजगार भी हो, शिक्षित भी हो, लेकिन शहरी हो। तो यहाँ ये जो है सारे कट हो जाएंगे। इन दोनों का इंटरसेक्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास आ जाएगा 12। नेक्स्ट प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है, अच्छी तरह से दर्शाता है? शनि ग्रह, सूर्य और तारे। यदि हम बात करें तो शनि एक प्रकार का ग्रह है, सूर्य एक अलग चीज है, लेकिन सूर्य जो है एक प्रकार का तारा है। शनि जो कि एक ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन सूर्य एक प्रकार का तारा है। तो यहां ऑप्शन नंबर ब हमारे लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र जंगल, पृथ्वी और पर्वतों के मध्य संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है जिसपे जीवन संभव है। इस पृथ्वी के द्वारा यदि हम बात करें तो इसके पर्वत और जंगल, तो जंगल जो होते हैं वो पर्वतों के साथ साथ होते हैं, पर्वतों से अलग अलग नहीं होते हैं। पर्वतों पे जंगल भी होते हैं और जंगल पर्वतों के अंतर्गत आते हैं, दोनों मिक्स में होते हैं। तो यहाँ ये दोनों इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएंगे। तो हमारे पास इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दी गई रेखाकृति में कौन सी आकृति पृथ्वी, समुद्र और सूरज? सूरज एक प्रकार का अलग तारा है जो कि जिसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है और पृथ्वी एक अलग होगी। तो सूर्य, सूर्य के अलावा पृथ्वी और पृथ्वी, समुद्र, समुद्र जो होगा वो पृथ्वी के अंतर्गत होगा। तो यहां हम बात करें इसका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। एक विवाह के प्रतिभोज में कुछ बाराती शाकाहारी थे, कुछ अन्य कुछ अन्य मांसाहारी थे। एक और समूह के मांसाहारी होते हुए भी गोश्त नहीं खाते थे, परंतु एक दूसरे समूह वाले गोश्त खाते थे पर मछली नहीं खाते थे। निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में किसके द्वारा ये आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं? देखिए यहाँ पे कुछ व्यक्ति शाकाहारी है और कुछ व्यक्ति मांसाहारी है। ये सारे के सारे शाकाहारी है और कुछ व्यक्ति मांसाहारी है। और एक और समूह के मांसाहारी होते हुए भी गोश्त नहीं खाते थे, अलग चीज खाते थे, वो खाते थे मछली। मछली उनका खाद्यान्न था, वो अलग है। परंतु एक दूसरे समूह वाले गोश्त खाते थे पर मछली नहीं खाते थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंक्लूड नहीं है। निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में किसके द्वारा ये आंकड़े प्रतिष्ठित होंगे? कुछ बाराती शाकाहारी थे, कुछ अन्य मांसाहारी थे। तो ये जो आंकड़ा है ये प्रदर्शित होगा, ये दोनों एक समूह में रखे जाएंगे और ये समूह अलग रहेगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है वो ब इसका आंसर हो जाएगा। कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके पास जो कक्षाएं उपलब्ध हो रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो व्यक्ति भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाया जाए। धन्यवाद।